तो 11th क्लास देखिए बेटा, जो आपका काव्य खंड था, ठीक है, उसका आपका 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, आज हम कौन सा पढ़ेंगे? गद्य खंड पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए गद्य खंड में पाठ का नाम है नमक का दारोगा। ठीक है बेटा, और इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद जी इसके लेखक हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है? इसमें दो पात्र मुख्य हैं। ठीक है, दो पात्र मुख्य हैं। एक तो कौन है? मुंशी बंसीधर है। ठीक है, और दूसरे कौन है? पंडित अलाउद्दीन है। ठीक है बेटा, तो जो मुंशी बंसीधर है उनका जीवन किस में बीता था? आर्थिक अभाव में बीता था। ठीक है, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने क्या कर ली थी? नौकरी कर ली थी। लेकिन जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन हुआ था तो उसमें भाग लेने के कारण इन्होंने उस नौकरी को भी छोड़ दिया था। ठीक है बेटा, तो ये बाद में नमक विभाग में दरोगा के पद पर नियुक्त कर दिए गए थे। कौन? मुंशी बंसीधर। ठीक है बेटा, और जो पंडित अलाउद्दीन थे वो किसका व्यापार करते थे? नमक का व्यापार करते थे, और जो कि कैसे करते थे? गैर कानूनी तरीके से करते थे। ठीक है बेटा, तो एक दिन क्या हुआ, मुंशी जो बंसीधर है उन्होंने इनकी गाड़ियों को रुकवा लिया था, और इन्होंने कानून की सहायता से ये कहाँ तक ले गए थे? उसको कोर्ट तक ले गए थे। लेकिन कोर्ट में भी कौन से लोग थे? लालची लोग थे। ठीक है, तो उनका जो कोर्ट का फैसला था वो किसके पक्ष में हुआ था? पंडित अलाउद्दीन के पक्ष में हुआ था। ठीक है बेटा, तो जो इसमें पाठ में बताया गया है वो किसके बारे में बताया गया है? जो पंडित बंसीधर है, ठीक है, उनकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता के बारे में बताया है। किस तरीके से बताया गया है? यानी जो पंडित अलाउद्दीन हैं वो भी उनके पिताजी से मिलते हैं, मुंशी बंसीधर जी के पिताजी से मिलते हैं। ठीक है, तो मुंशी बंसीधर जी के पिताजी से मिलकर के वो उनकी ईमानदारी, यानी जो अलाउद्दीन रहता है वो उसकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता की मुंशी बंसीधर के पिताजी से उसकी प्रशंसा करता है। ठीक है बेटा, तो उनकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता से ही प्रभावित होकर के क्या किया था जो पंडित अलाउद्दीन है, ठीक है, पंडित अलाउद्दीन ने उन्हें अपने किसके पद पर कार्यरत कर लिया था? मैनेजर के पद पर, यानी अपना मैनेजर उसको बना लिया था। ठीक है, और जो पूरे पाठ में इसमें बताया गया है किसको केंद्रित रख करके बताया गया है? मुंशी बंसीधर को। ठीक है, तो इस पाठ के माध्यम से जो हमें प्रेरणा मिलती है वो अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी, ठीक है, और उसको पूरी निष्ठा के साथ करने की हमें प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो मुंशी बंसीधर के माध्यम से ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता की हमें इस पाठ के माध्यम से प्रेरणा मिलती है। ठीक है बेटा, अब देखिए अपन पहले इसका क्या देख लेते हैं? परिचय देख लेते हैं। ठीक है, जो मुंशी बंसीधर हैं, देखिए पहले इनका जो मूल नाम है, ठीक है बेटा, जो मुंशी बंसीधर है इनका मूल नाम क्या है? धनपत राय है। ठीक है बेटा, मुंशी बंसीधर का मूल नाम क्या है? मुंशी बंसीधर का मूल नाम है धनपत राय। ठीक है, और जो इनका जन्म हुआ था वो कब हुआ था? सन 1880 में हुआ था, और लम्हे गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है बेटा, जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उनका जन्म सन 1880 लम्हे गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब देखिए बेटा, इनकी जो रचनाएं हैं, ठीक है, रचनाओं में पहले आते हैं इनके उपन्यास। ठीक है बेटा, अब देखिए इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? सेवा सदन है, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। ठीक है, और जो इनकी कहानी संग्रह हैं वो हैं सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंडों में है, और कौन है? गुप्तधन है। ठीक है बेटा, और जो इनके नाटक हैं वो है करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, इनके नाटक हैं। ठीक है, और जो निबंध संग्रह हैं वो है कुछ विचार, विविध प्रसंग। ठीक है, अब देखिए बेटा, जो इनकी मृत्यु हुई थी वो सन 1936 में हुई थी। ठीक है बेटा, जो मुंशी प्रेमचंद हैं उनका जन्म तो 1880 में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1936 में हुई थी। ठीक है, अब आगे देखिए कि क्या इन्हें माना जाता है, साहित्य में इनका क्या स्थान है। ठीक है, यानी इन्हें साहित्य, कथा साहित्य में इन्हें सर्वोच्च, यानी सर्वश्रेष्ठ पुरुष के रूप में माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ कथा साहित्यकार इनको माना जाता है। ठीक है बेटा, अब देखिए प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। ठीक है बेटा, जो प्रेमचंद जी है वो क्या माने जाते हैं? हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन किस में बीता था? अभाव में बीता था, यानी इनकी जो आर्थिक स्थिति वो थी वो अच्छी नहीं थी। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए
स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे इन्होंने क्या किया था, बीए कर लिया था। अंग्रेजी में ये क्या करना चाहते थे, एमए करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन जीवन यापन के लिए इन्हें क्या करनी पड़ी थी, बीच में ही नौकरी करनी पड़ी और सरकारी नौकरी भी मिली, ठीक है। लेकिन जो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल होने के कारण सरकारी नौकरी से इन्हें क्या देना पड़ा था, त्याग पत्र देना पड़ा था, ठीक है बेटा। अब राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद इन्होंने अपना जो लेखन कार्य है वो निरंतर चालू रखा था, यानी लेखन कार्य को इन्होंने नहीं छोड़ा था, ठीक है। और जो इनकी पत्नी है शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में ये क्या लेते रहे थे, हिस्सा लेते रहे थे, ठीक है बेटा। जो प्रेमचंद जी हैं, ठीक है, वो अपनी पत्नी के साथ क्या मिल करके, यानी अपनी पत्नी शिवरानी के साथ मिल करके ये अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में भाग लेते रहे हैं। उनके जीवन का जो राजनीतिक संघर्ष है, यानी जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन का जो क्या है, राजनीतिक संघर्ष है, वो उनकी रचनाओं में कौन से संघर्ष के रूप में सामने आया है, सामाजिक संघर्ष के रूप में, ठीक है बेटा, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि जो हिंदी कथा साहित्य है, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन किसको केंद्र में रख करके किया है, मुंशी प्रेमचंद को, ठीक है बेटा। जो हिंदी कथा साहित्य है, ठीक है, उसमें जो कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का जो काल विभाजन किया गया है वो प्रेमचंद को आधार मान करके ही किया गया है, यानी 3 भागों में किया गया है, पहले का, बीच का और बाद का। कैसे, प्रेमचंद पूर्व युग है ना, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या बता रहा है कि यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है, ठीक है। वस्तुतः प्रेमचंद ही ऐसे पहले रचनाकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधले से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर इन्होंने प्रतिष्ठित किया था। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित इनकी न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ गई थी। इसमें उन्होंने उनकी हिंदुस्तानी यानी हिंदू उर्दू मिश्रित भाषा का इनका विशेष योगदान रहा है। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। अब देखिए बेटा इसमें क्या बताया गया है, उनका जो आरंभिक कथा साहित्य है कल्पना, संयोग, रोमानियत के ताने बाने से बुना हुआ है, यानी इनके जो कथा साहित्य है उनमें हमें कौन सी चीज़ मिलती है, कल्पना भी मिलता है, संयोग में मिलता है, रोमानियत के ताने बाने से ये बुना गया है। लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया, ठीक है, वो लगातार क्या लिखते गए, कहानियाँ लिखते गए, ठीक है। पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवाद कला के अग्रदूत के रूप में ये सामने आए थे, ठीक है बेटा। उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी कौन सी थी, पंच परमेश्वर है, और इनका उपन्यास कौन सा है, सेवा सदन है, ठीक है। तो देखिए सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थ वाली कला के अग्रदूत कौन है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है बेटा। तो जो यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में किसे माना जाता है, मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की है, ठीक है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई क्या है, संज्ञा है, यानी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद किसने नाम दिया है, मुंशी प्रेमचंद जी ने। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है, ठीक है। अब देखिए इनके उपन्यास देखिए, सेवा सदन, प्रेमाश्रय आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है, ठीक है। अब देखिए बेटा जो पहले की कहानियाँ थी उनमें तो क्या थी, आदर्शवादी प्रवृत्ति थी, आदर्शवाद की विशेषता उनमें झलकती थी। लेकिन जो बाद में लिखी गई कहानी है उसमें आदर्शवाद की विशेषता यानी आदर्शवाद को उसमें कम बताया गया है, ठीक है।
यानी आदर्शवाद की प्रवृत्ति क्या होती चली गई, कम होती चली गई। जो बाद में जो कहानियाँ लिखी गई हैं उनमें आदर्शवाद की प्रवृत्ति कम होती चली गई। ठीक है, तो धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वो किसी भी तरह का समझौता नहीं करते हैं। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इनके क्या हैं, सुंदर उदाहरण हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए जो यहाँ कहानी दी गई है वो कौन सी दी गई है, यहाँ दी गई है नमक का दरोगा। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ दी गई कहानी, ठीक है, नमक का दरोगा प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, प्रेमचंद की ये बहुचर्चित यानी बहुत प्रसिद्ध ये प्रेमचंद जी की क्या है, कहानी है। ठीक है बेटा, यहाँ दी गई नमक का दरोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित यानी बहुत प्रसिद्ध क्या है, कहानी है, जिसे आदर्शमुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, यानी यथार्थवाद के आदर्शमुख यथार्थवाद के उदाहरण के रूप में हम नमक का दरोगा कहानी को देख सकते हैं। यानी इसमें आदर्श और यथार्थ दोनों के बारे में बताया गया है। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। अब देखिए बेटा इसमें किस तरीके से पंडित जो वंशीधर जी हैं, ठीक है, पंडित वंशीधर के माध्यम से किस तरीके से धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी इसमें बताई गई है। किस तरीके से बताई गई है कि धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी किस तरीके से है कि इन्हें पंडित जो वंशीधर हैं उनको धन का लालच दिया गया था, रिश्वत देने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो पंडित वंशीधर जी हैं उन्होंने ये लेने से साफ इनकार कर दिया था। यानी इन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा था, अपनी ईमानदारी और अपनी कर्तव्यनिष्ठता को इन्होंने नहीं छोड़ा था। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि यह धन के ऊपर किसकी जीत की कहानी है, धर्म की जीत की कहानी है। ठीक है, धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति, असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी हम कह सकते हैं। अब देखिए बेटा इसमें क्या बताया गया है, धन और धर्म को हम सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, ठीक है, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि कह सकते हैं। धर्म तो क्या है, धन तो क्या है, असद्वृत्ति है। ठीक है, सद्वृत्ति क्या है, धर्म है। ठीक है, बुराई धन है, अच्छाई क्या है, धर्म है, असत्य धन है, सत्य क्या है, धर्म है। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। अब कहानी में इनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, देखिए जो पंडित अलाउद्दीन है वो तो किसका कर रहे हैं, धन का कर रहे हैं। ठीक है बेटा, पंडित अलाउद्दीन किसका कर रहे हैं, धन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, और धर्म का कौन कर रहा है, मुंशी वंशीधर जी। ठीक है, जो इनके क्या है, मुख्य पात्र हैं। ठीक है बेटा, इन पात्रों ने किया है ईमानदारी कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलाउद्दीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंतः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। ठीक है बेटा, वो क्या करते हैं, जो पंडित अलाउद्दीन है, ठीक है, वो अपने धन के गर्व में आकर, धन के घमंड में आकर वो क्या करते हैं, धन के घमंड में आकर के वो उनको जो वंशीधर हैं, ठीक है, मुंशी वंशीधर हैं, उनको उनके पद से हटा देते हैं। लेकिन लास्ट में क्या होते हैं, जो पंडित अलाउद्दीन हैं वो भी मुंशी वंशीधर के आगे झुक जाते हैं, यानी उनकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता के सामने वो झुक जाते हैं। ठीक है बेटा, वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का क्या बना देते हैं, स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, पंडित अलाउद्दीन क्या करते हैं बेटा, जो मुंशीधर हैं, ठीक है, मुंशीधर सी की जो ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता है उससे प्रभावित होकर वो अपनी पूरी यानी संपूर्ण जायदाद का उसे मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में वो निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वो क्या बोलते हैं, पंडित अलाउद्दीन क्या बोलते हैं, किससे बोलते हैं, पंडित अलाउद्दीन वंशीधर जी से बोलते हैं कि अल्लाह आपको हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति, ठीक है, कर्तव्य के प्रति यानी कर्तव्यनिष्ठ बनाए रखे, ईमानदार बनाए रखें। ठीक है, तो ये किससे बोलते हैं, ये बोलते हैं पंडित अलाउद्दीन किससे बोलते हैं, वंशीधर जी से। ठीक है, तो किनारे वाला बेमुरत, अब देखिए बेटा इसमें बेमुरत का मतलब क्या आता है, बेमुरत का मतलब होता है बिना लिहाज। ठीक है बेटा, बेमुरत का मतलब क्या होता है, बिना लिहाज।
तो उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा यानी धर्म के प्रति निष्ठावान दरोगा आपको बनाए रखें। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी क्या है, खूबी है। ठीक है बेटा, क्या बताया है इस कहानी में कि स्वीकार्यता तरीके से हमने उजागर की ईमानदार और व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्था। ठीक है, ईमानदार व्यक्ति को कैसा बताया, अभिमन्यु के सामने अभिमन्यु की समान निहत्था बताया है। ठीक है बेटा, जो अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहता है, ठीक है, उसको किसके समान बताया, अभिमन्यु के समान निहत्था बताया है। और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी में बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुरा ही नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। ठीक है बेटा, तो जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उन्होंने भी इस कहानी के माध्यम से क्या बताया है लोगों को, सत्य की जीत के बारे में और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है बेटा, और जो पाठ है, ठीक है, नमक का दरोगा जो पाठ है उसको हम कल पढ़ेंगे।